हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लिटिल होप 3.0 पे बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज हम अपना एक नया जो दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, वो अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल लिटिल होप 3.0 पे जाए और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा पूरा, उसमें 9 वीडियो है। उन पूरे 9 वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें और फिर सेकंड चैप्टर का जो वीडियो है उस पर आप आए। तो बच्चों चले, आज हम देखेंगे कि अम्ल क्षारक एवं लवण है क्या, पूरा एकदम डिटेल में देखेंगे। आज तो नहीं देख पाएंगे, मतलब जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उन सभी में देखेंगे। आज तो हम बच्चों सिर्फ ये देखेंगे कि अम्ल क्षारक एवं लवण है क्या, और इसका जो थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है वो क्या है। तो आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि स्टार्टिंग में क्या क्या बताया गया है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल लिटिल होप 3.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके आप लिटिल होप 3.0 जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अम्ल क्षारक एवं लवण ये है क्या। आपको अगर याद होगा तो आपने 9वीं या 8वीं या उससे पहले वाले जो कक्षा था, क्लास था, उसमें पढ़ा होगा कि अम्ल क्षारक एवं लवण है क्या। ठीक है, 7th में भी पढ़ाया गया है, 8th में भी पढ़ाया गया है जैसा कि मुझे याद है, और 9th में थोड़ा बहुत आया है, लेकिन 8th में है अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो बच्चों आपको वैसे मोटे तौर पे पता है कि अम्ल क्षारक एवं लवण है क्या, लेकिन जो सेकंड चैप्टर हमारा ये होने वाला है इसमें अम्ल क्षारक और लवण इसके बारे में अच्छे से बताया जाएगा। तो क्योंकि आज हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो बस आज हम इंट्रोडक्शन ही देखेंगे इस वीडियो में जो सेकंड चैप्टर का है। ठीक है, और अम्ल क्षारक एवं लवण जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका एक पर्टिकुलर शब्द के इससे आप नहीं समझ सकते हैं। शब्द का एक डेफिनेशन दिया हुआ है, उसी से आप अम्ल क्षारक और लवण को समझ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। यहाँ पर दिया हुआ है कि आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। बिल्कुल आपको पता होगा कि भोजन का जो खट्टा स्वाद और कड़वा स्वाद जो होता है वो किसके कारण होता है, वो चाहे अम्ल होगा या क्षारक होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता अम्ल क्षारक क्या है तो बस आप देखते जाइए, कुछ मिनटों में आपको डेफिनेशन पता चलेगा, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाए कि अम्ल क्षारक और लवण ये क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? ये नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन? मुझे लगता है मुझे आपको अम्ल क्षारक ये बता देना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो, जो पदार्थ खट्टा होता है, बेसिकली मोटे तौर पे समझो, जो पदार्थ खट्टा होता है, ठीक है, उसमें अम्ल होता है। क्या? जो पदार्थ खट्टा हो उसमें अम्ल होगा, और जो पदार्थ कड़वा हो उसमें क्षारक होगा। ठीक है, या वो क्षारक होगा। तो अगर मैं फिर से पढ़ता हूँ कि आपने पिछली कक्षा में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यानी अगर कोई भोजन है, इसका डेफिनेशन अभी आप समझोगे, लेकिन मैंने आपको मोटे तौर पे बता दिया आइडिया के लिए। और यहाँ पे दिया हुआ कि खट्टा स्वाद किसके कारण होगा, जैसा कि मैंने बताया अम्ल के कारण होगा, और कड़वा स्वाद किसके कारण होगा, क्षारक के कारण होगा। ये अम्ल ये क्षारक क्या है? ये कुछ भी नहीं है, बस एक नाम है। जो पदार्थ खट्टा था, जो चीजें खट्टी थी, उसको साइंटिस्ट लोगों ने क्या नाम दे दिया? अम्ल बोल दिया, यानी एसिड बोल दिया इंग्लिश में। ठीक है, और जो पदार्थ कड़वा था, ठीक है, उसको क्या बोल दिया? क्षारक बोल दिया। बस यही है और कुछ भी नहीं है। तो समझे? तो वही बोला गया, जो पदार्थ खट्टा है वो उसमें अम्ल है, और जो पदार्थ कड़वा है उसमें क्या है? क्षारक है। सीधा आगे बढ़ते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? यहाँ पर बोला गया है कि कोई परिवार का आपका सदस्य है, वो अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता, ठीक है, यानी जो अम्ल है उससे पीड़ित है, मतलब वो उनके पेट में अम्ल जो है उनके कारण दर्द हो रहा है, अम्ल जो है उसके कारण दर्द हो रहा है। क्योंकि हमें पता है हम ज़्यादा भोजन खा लेते हैं तो अजीब तरीके से हमारा जो पेट होता है उससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है पचाने के लिए, और वही ज़्यादा वगैरह हो जाता है
तो उससे दर्द होने लगता है पेट में, ठीक है। तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन? अगर आपको पिछली कक्षा में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि जब अम्ल और क्षारक को साथ में मिलाया जाता है तो क्या होता है? पानी बनता है। मतलब कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कोई अभिक्रिया तो होती है लेकिन बनता क्या है? पानी बनता है, ठीक है। फिर इन दोनों का जो असर होता है आपस में खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है, जो अम्ल के कारण दर्द हो रहा है, तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी। अब देखो नींबू खट्टा होता है मतलब उसमें अम्ल है, तो अम्ल अम्ल तो और अम्ल बना देगा, तो ये तो हम पिलाएंगे नहीं, ठीक है। सिरका, सिरका क्या? सिरका भी अम्ल होता है, तो अम्ल तो हम फिर से नहीं पिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि अम्ल अम्ल ज्यादा अम्ल हो जाएगा। या बेकिंग सोडा, देखो बेकिंग सोडा जो है ये एक क्षारक है, और हमें पता है कि अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करती है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया आपस में अभिक्रिया करती है, ठीक है, तो क्या होता है? क्या होता है? पानी बनता है। मतलब ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे का जो इफेक्ट है वो खत्म कर देता है, ठीक है, और पेट का जो दर्द होता है वो ठीक होने लगता है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है, पहला है उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? यहाँ पे वही पूछा गया है कि जो आपके परिवार में किसी के पेट में दर्द है, तो यही बोला गया है कि उपचार जो आप बताएंगे इन तीनों में से, वो बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? आपको गुणधर्म का ध्यान रखना है कि हमेशा अम्ल जब क्षारक के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? पानी बनाता है, या यूं कहे तो एक दूसरे का जो असर होता है वो खत्म कर देता है, अम्ल और क्षारक, ठीक है। तो आप तो ये बात ध्यान रखोगे कि अगर किसी के पेट में अम्ल की वजह से दर्द हो रहा है तो अगर उसको हम क्षारक का घोल पिलाए, ठीक है, तो अम्ल और क्षारक मिलके एक दूसरे का प्रभाव खत्म कर देगा और पेट का जो दर्द है वो ठीक होने लगेगा। तो एक तो हम ये बात ध्यान में रखेंगे। आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। बिल्कुल आपने किया है, क्योंकि आपको पता था। नहीं पता तो कोई बात नहीं, जैसा कि मैंने बताया था ना, फिर आपने तो सॉल्व कर ही लिया होगा। तो वही चीज यहाँ पे बता दिया गया। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है हमारा, याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। अच्छा ठीक है। या बोला गया है याद करो, दिमाग पे जोर डालो, ठीक है, जितने भी मैथ की इक्वेशन है सब लगा दो और याद करो कि हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। कैसे की थी बताओ? अगर आप लैब में गए होगे तो पता होगा, आपको एक कागज मिला हुआ, पेपर, जिसका नाम था लिटमस पेपर। याद आया? हाँ, लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर से खट्टे और कड़वे पदार्थों की जांच की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत बेहतरीन जो बातें हैं वो बताई गई है। तो आप अभी जो मैं नोट्स अंडरलाइन करवाऊंगा उसको आप नोट कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद नहीं रहा तो समझो बेड़ा गर्म है, फिर तो इस चैप्टर के बारे में याद हो जाएगा, टेंशन नहीं। बढ़ते आगे। आप जानते ही हैं कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा खट्टा खट्टा, ठीक है, खट्टा होता है। तथा यह नीले लिटमस पत्र को कैसा बना देता है? लाल बना देता है। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर ना नीला हाइलाइटर यूज करता हूं, है ना। यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है एवं यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। किसको? लाल लिटमस पत्र को कैसा बना देता है? नीला बना देता है। कौन? क्षारक। तो अभी मैं फिर से पढ़ाऊंगा कि देखो, आप जानते ही हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है अम्लों का स्वाद। तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। ये क्या कर देता है? जो अम्ल होता है वो नीले को लाल कर देता है। जो लिटमस पत्र है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जबकि क्षारकों का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, ओके। और ये क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। चाहे आप एक याद कर लो कि अम्ल जो होता है वो खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षारक कड़वा होता है, और उसी का उल्टा कर दो, यहाँ पर बन जाएगा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। देखो लिटमस पेपर जो होता है वो एक प्राकृतिक सूचक होता है। सूचक मतलब जो बताए, ठीक है, किसी के बारे में जो बताए। और क्योंकि ये अम्ल के बारे में बता रहा है तो अम्ल के बारे में ही बात हो रही है यहाँ पर। तो देखो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है, जो हम लिटमस पेपर लैब में हमको देता है, साइंस लैब में टीचर जो हमको देते हैं जांच करने के लिए कि कौन सा अम्ल है कौन क्षारक है, ठीक है। तो वो जो लिटमस पत्र होता है वो प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। इसी प्रकार हल्दी यानी टर्मरिक जो होता है वो भी एक ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं, साबुन जो होता है वो कैसा होता है, क्षारक होता है। क्षारक यानी क्षारकीय प्रकृति वाला होता है, ठीक है। जब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा गया है, मतलब ऐसे ही कि आपने देखा होगा कि जब कोई व्हाइट कपड़ा होता है उस पर हल्दी लगा होता है, ठीक है, हल्दी लग जाता है किसी कपड़े पर, सब्जी का दाग लग जाता है जिसमें हल्दी होता है तो वो हल्का हल्का पीला हो जाता है। जब उस पर साबुन लगाया जाता है तो वो लाल होने लगता है ना। तो ये जो है ये एक तरीके का अभिक्रिया है, वो यहाँ पर बताया गया है कि आपने ऐसा देखा है, ये आपसे पूछा गया है। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो अच्छी बात, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित यानी सिंथेटिक सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फेनोल्फथैलीन का भी उपयोग कर सकते हैं। देखो अम्ल और क्षारक जो है सॉरी अम्ल और क्षारक जो है इसकी जांच करने के लिए आप संश्लेषित यानी सिंथेटिक सूचक जिसको मानव बनाते हैं, ठीक है, जैसे नाम आप याद कर लेना, ये पूछ भी सकते हैं एक आधा नंबर में, यूटी में तो पूछते ही है वैसे, ठीक है। तो ये हो गया जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथैलीन, ठीक है, क्या मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथैलीन, ये दो नाम है, ये मानव निर्मित सूचक है जो ये बताता है कि कौन जो पदार्थ है वो अम्ल है और कौन क्षारक है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, लेता हूं दूसरा हाइलाइटर और चलते हैं, बढ़िया। चलो आगे लिखा हुआ है इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो चैप्टर होगा इसमें हमें पता है ये चैप्टर अम्ल और क्षारक के बारे में है, और लवण भी है, लवण के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे ज्यादा हम अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। हम ये देखेंगे कि अम्ल और क्षारक जो होते हैं वो कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, तो आप ढंग से इस चैप्टर को पढ़ें और प्रैक्टिस भी करते रहें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो बॉक्स में दिया हुआ है ना, खासतौर से तो एनसीईआरटी बुक में, अब छोड़ा मत करो इन सब चीज़ों को, ठीक है। बहुत सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट वो सब भी तो है ही है इम्पोर्टेंट, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो बॉक्स में दिया हुआ आता है उनको भी पढ़ा करें, ठीक है। कहीं कहीं पे देखते होगे बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन सीखने वाले नहीं छोड़ते हैं, तो आप सबको पढ़ते हुए चलें। यहाँ लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। देखो ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, मेरी मानो बात तो, ठीक है, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बोला गया कि देखो लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। जो लिटमस होता है ना, लिटमस विलियन, देखो लिटमस पत्र अलग होता है, लिटमस विलियन अलग होता है, ठीक है। तो लिटमस विलियन जो होता है वो कैसे रंग का होता है, वो बैंगनी रंग का रंजक होता है, ओके। जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन यानी लिचेन पौधे से निकाला जाता है। ये थैलोफाइटा क्या है पता है, 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा। पौधों का जो ग्रुप था पुराने टाइम का, जब पृथ्वी पर जीवन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जो अलग अलग प्रकार की जो पौधों की प्रजाति थी, ठीक है, वो सब उनमें से ही एक ये है थैलोफाइटा ग्रुप, ओके। तो ये जो थैलोफाइटा है, अब देखो लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन, जो थैलोफाइटा एक पूरा एक ग्रुप का नाम है, उसमें एक समूह है लिचेन, ठीक है, उस पौधे से निकाला जाता है, ओके।
ये जो लिटमस विलियन है, जो बैंगनी रंग का रंजक है, जो थैलोफाइटा समूह के, और ये जो चीज है, ये बैंगनी रंग का लिटमस विलियन, इसको थैलोफाइटा जो है उसका एक समूह होता है लिचेन नाम का, उस पौधे से निकाला जाता है। ठीक है, प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है न ही क्षारकीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। देखो यहाँ पर बोला गया लिटमस विलियन जब ना तो अम्ल हो और ना ही क्षारक हो, उस टाइम ये कैसे रंग का होता है? ये बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करती हैं। मैं ये भी आपको बाद में नोट्स दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा इनके नाम के आगे, कि जो लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की जो पंखुड़ियां हैं, ये इनमें से कौन कौन अम्ल को बताती है, कौन कौन क्षारक को बताती है, क्या पहचान है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, ये तो मैंने देखा नहीं है, पेटूनिया ये भी नहीं देखा, जेरानियम ये भी नहीं देखा, देखा भी हो तो क्या पता उसका नाम, देखते हो ना साइंटिफिक जो नेम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। देख, मटर का कुछ और है, इंसान का कुछ और है कि नहीं? तो इसी तरीके से क्या पता हम देखते भी हों और उसका नाम कुछ अलग हो, साइंटिफिक नाम, तो ये हो सकता है। जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। अब ये जो लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम, ये सब जो है इन्हें अम्ल क्षारक सूचक, यहाँ पर इसका नाम भी किस तरीके से पड़ा है, अम्ल क्षारक सूचक, यानी ये दोनों क्या है, ये सब जो है अम्ल को भी बता रहा है और क्षारक को भी बता रहा है, इसलिए इसका नाम जो पड़ा है वो पड़ा है अम्ल क्षारक सूचक। ठीक है, या कभी कभी केवल इसको सूचक कहते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन दिया हुआ है एक कि आपको 3 परखनली दी गई हैं। ठीक है, इनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष में 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परखनली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? अब देखो, हमें 3 परखनली दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? 3 परखनली दिया हुआ है। मैं यहां से पेन ले लेता हूं। 3 परखनली है। ठीक है, हमारे पास 3 परखनली है। अब इन तीनों परखनली में क्या है? आश्रित जल है। इन तीनों में से किसी न किसी में, एक में आश्रित जल है, ठीक है, एक में अम्ल है और एक में क्षारक है, लेकिन हमें ये नहीं पता है किसमें अम्ल, किसमें क्षारक और किसमें आश्रित जल है। तो हमें ये पता करना है। इसके लिए हमारे पास जो है हेल्प के लिए एक चीज दिया हुआ है, क्योंकि इसी की मदद से हम पता करेंगे कि किसमें अम्ल, किसमें क्षारक और कौन आश्रित जल है। लाल लिटमस पत्र दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम आराम से निकाल लेंगे। आपको पता होगा कि लाल लिटमस पत्र जो होता है, जब हम उसको क्षारक में डालते हैं तो नीला कर देता है वो। आपको बस ये याद रखना है और आपको पता भी है। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये तीनों विलयन है, तीनों विलयन में हम एक एक करके क्या करेंगे, लाल लिटमस पत्र जो है उसको डालेंगे। तो इन तीनों में से एक ना एक विलयन तो हमें पता है क्षारक है, तो हम इन तीनों विलयन में एक एक करके जब लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो उनमें से एक विलयन में जो लाल लिटमस पत्र है वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। माना इस वाले परखनली में जो लाल लिटमस पत्र है वो नीला हो गया। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये कौन सा है, ये क्षारक है, क्योंकि हमें पता है क्षारक जो होता है वो लाल लिटमस पत्र जो होता है उसको नीला कर देता है। अब यहाँ से हमारे पास जो लाल लिटमस पत्र था वो नीला बन गया। ठीक है, अब हमारे पास 2 परखनली बचा है, जिसमें से एक में है, इन दोनों में से किसी में भी हो सकता है, एक में है अम्ल और एक में है आश्रित जल। अब जो नीला लिटमस पत्र है उसको इन दोनों में एक एक करके डुबोएंगे। इन दोनों परखनली में, क्योंकि इन दोनों परखनली में से एक में अम्ल है, तो इन दोनों में से किसी ना किसी में तो जो नीला लिटमस पत्र है वो वापस लाल कर देगा, और जो परखनली नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा इसका मतलब ये हुआ कि वो अम्ल है। माना ये वाला परखनली जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया तो ये अम्ल हो गया, और तीसरा अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये आश्रित जल है। तो इस तरीके से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि अगर कोई 3 विलयन दिया हुआ है
तो हम आराम से पता कर सकते हैं कि कौन किस परखनली में अम्ल है, किस में क्षारक है। ठीक है, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो बच्चों, ये जो हमारा इंट्रोडक्शन था इस सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में, ये हमारा यही कंप्लीट होता है। अगला हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कि अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या है। ठीक है, इसको देखेंगे। तो बच्चों, बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। ठीक है, दोस्तों में शेयर करें जो आपका क्लासमेट है। ओके, और प्रैक्टिस करते रहें। थोड़ा बहुत जो इसमें टर्म दिए हुए हैं, जो बातें हैं, शब्द हैं, उसको थोड़ा बहुत याद कर लें और समझने की कोशिश करें। तो फाइनली ये जो इंट्रोडक्शन है ये हमारा हो जाता है पूरा कंप्लीट। तो बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।